नमस्ते बेटा, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं बबीता डागर ग्रो एकेडमी के यूट्यूब पर आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बेटा, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो हमारा आप लोगों का जो डीएलएड का होता है एंड डीपीएससी का एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे। और देखिए, हमारे ग्रो एकेडमी पे आपको हर एक टीचर के आप लोगों को देखो दिख रहे होंगे, हर पूरी टीम है तैयार करवाने के लिए। आपके हर एक अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों को अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो बेटा 7 साल से मैं इस लाइन में हूँ, 7 साल से मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एकेडमी में ही। आप देखिए, जो आप लोग हिंदी जो है आपकी 10 नंबर की आने वाली है, ठीक है। 10 नंबर के आप लोगों की हिंदी आने वाली है। उसमें देखिए आप लोग, आपकी सारी चीज़ें रहेंगी, आप लोगों को पता भी होगा, हम जानकारी भी देंगे आप लोगों की कि कितने कितने प्रकार की क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो बेटा, अगर आप लोगों को एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है डीएलएड की या डीपीएससी की, तो आप हमारे ग्रो एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोर्स ले सकते हैं। बड़ी शिद्दत से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा, यही नहीं कि हम आप लोगों का ये एग्ज़ाम ही करवाएंगे, आप लोग ये एग्ज़ाम दीजिए और आप कोर्स कीजिए, उसके बाद सीटेट की तैयारी भी हम ही करवाएंगे, है ना। पूरा आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों को पूरी जॉब भी हम ही दिलवाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ यही नहीं कि आप लोगों को सिर्फ एंट्रेंस की ही तैयारी करवाई जाती है, सीटेट की भी, डीएसएसबी की भी, जितने आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं सबकी करवाई जाती है, ठीक है। तो आज बात करते हैं हम हमारे क्या, जो आपका डीएलएड का एंट्रेंस का जो एग्जाम है उसके लिए आप लोगों की हिंदी जो होती है बेटा 10 नंबर की आती है, ठीक है। देखिए, ये आपका सिलेबस रहता है, आपका डीएलएड का जो होता है ये आपका सिलेबस रहता है। सबसे पहले हमें सिलेबस की ही जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या आने वाला है। एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या है बेटा, जो आपका जनरल जो नॉलेज है, आपका जो करंट अफेयर जिसे बोलते हैं, वो 10 नंबर का आता है, ठीक है। आपकी सोशल साइंस है वो आपकी 40 नंबर की आएगी। ये अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। हिस्ट्री आपकी 10 की आनी है, जिसमें से सोशल साइंस में से, और जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है ये 10 की है, ठीक है। ज्योग्राफी 10 की है, इकोनॉमिक्स 10 की है, ऐसे करके यानी 10, 20, 30, 40 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सोशल साइंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे जनरल साइंस में, देखिए आपका जनरल साइंस भी क्या है, आपकी 40 नंबर की आएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ये भी टोटल करके कितने बन जाएंगे, आपके 40 नंबर बन जाएंगे। तो 10 के आपकी करंट रही, 40 की सोशल साइंस, और जनरल साइंस कितनी होगी, 40 की, 50 नंबर तो यहाँ तक पहुँच गए आप, ठीक है। 50 नंबर ये हो गए। उसके बाद देखिए बेटा क्या है, जो आपका मैथमेटिक्स है वो भी कितने का आना है, 10 नंबर का आना है। मैथमेटिक्स जो है आपका बेटा वो भी क्या है, 10 नंबर का आना है। उसके बाद आपका देखिए जनरल मेंटल एप्टीट्यूड जो है आपका, जो आपके टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 30 नंबर के आने हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी ये आपकी 10-10 नंबर के आएगी, यानी 20 नंबर की आएगी। तो 50 नंबर वहां पे हो गए थे, 10 और 30 40 हो गए, ठीक है। ये 40 हो गए, 50 60, ठीक है। तो 60 नंबर आपके ये हो गए भाई, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए, देखो 110, ठीक है। ये आपका एग्जाम रहता है। अच्छा 40 के तो ये तो हमने काउंट ही नहीं की, 40 और रह गए है ना, यानी 150 नंबर का आपका पेपर रहता है बेटा, ठीक है। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से आज हम 10 नंबर की हिंदी की बात करेंगे। जो आपके 150 में से क्या है, 10 नंबर की हिंदी आती है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है इसमें, क्या आपका एक तो बेटा गद्यांश आता है, एक भाग क्या आता है बेटा, गद्यांश का आता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के रहते हैं और 5 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण के रहते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या रहते हैं, हिंदी व्याकरण के रहते हैं। तो देखिए बड़े प्यार से अच्छे से समझेंगे इस चीज को।
और जो आज ये पेपर जो हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है, ये आपके जो प्रीवियस जो पेपर है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, यानी उन्हीं को एनालाइज करके ये पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो एक बार हम इसको करके देखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारी क्लासेज अच्छी लगे तो आप ग्रो एकेडमी का जो हमारा चैनल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारी क्लासेस ले सकते हो। हम 2 साल से जो है ये ऑफलाइन करवा रहे थे कोर्स, लेकिन अब बच्चों की डिमांड आई कि हम नहीं आ सकते ऑफलाइन में, तो आप ऑनलाइन शुरू कर दो। तो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे हमने ये ऑनलाइन शुरू किया है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, अब बात करते हैं किसकी, गद्यांश की। तो बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूं कि जो गद्यांश है वो किस प्रकार से हमें हल करना चाहिए, क्योंकि गद्यांश को आप पढ़ के हल कर सकते हो, लेकिन हमें क्या है बेटा, समय बचाना होता है। समय बहुत मायने रखता है पेपर में, तो समय की बचत के लिए हमें किस प्रकार से हमें पेपर को हल करना है ये आज हम जानेंगे। तो बेटा जब कभी भी आपके सामने गद्यांश की बात आ जाए तो कभी भी आपको पहले गद्यांश क्या है, पढ़ना नहीं है। पहले बोला मैंने, कभी भी आपको पहले गद्यांश पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, उससे संबंधित पर्सन जो है आप लोगों को पहले पर्सन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको गद्यांश पढ़ना है। पहले आपके दिमाग में वो सेट हो जाना चाहिए कि इस गद्यांश में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं, देखिए क्या है, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है। पहला आ गया आपके समझ में कि उपरोक्त जो गद्यांश है उसमें कीमती क्या माना गया है, ये पूछा गया। आगे चलिए फिर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा, ठीक है। फिर आगे देखिए, पहले हमने क्या एक क्वेश्चन पढ़ा कि गद्यांश में कीमती क्या है, दूसरा हमने पढ़ा कि किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है ना। फिर तीसरा पढ़ते हैं हम, सेकंड और 100वें हिस्से से पद कौन चूक जाता है, ये पूछा है। चलिए भाई, फिर पूछा है छात्रों को समय की कदर करने से क्या लाभ होता है, ठीक है भाई, ये पूछा है। फिर देखा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, ठीक है। 2 बार आपको क्वेश्चन रीड करने हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। पीछे चलते हैं बैक। एक तो आपके दिमाग में ये रहा कि आप लोगों से ये पूछा गया है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। फिर पूछा गया छात्रों को समय की कदर करने से क्या लाभ होता है। फिर है सेकंड और 100वें हिस्से पद से कौन चूक जाता है, ठीक है। फिर पूछा गया है किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है, ठीक है भाई। हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, अच्छे से अपने दिमाग में रख लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा हम क्या, गद्यांश को, ठीक है। तो देखिए क्या है, समय बहुत ही मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। यानी एक बात तो आप समझ गए कि इसमें समय के बारे में बता रखा है और क्या कह रहा है कि समय बहुत मूल्यवान होता है ना, और यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से भी वापस नहीं लेके आ सकते हम इसे, है ना। तो अब एक बात तो आपको ने जान ली, एक चीज तो आपके दिमाग में आ गई। देखो एक क्वेश्चन आपका निकल गया, उपयुक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है, जीवन को, अनुशासन को, खेल को या समय को। तो मेन मुद्दा किसका है बेटा, इसमें समय का है, तो एक आपका आंसर निकल गया। यानी आपको क्या है, बार बार गद्यांश नहीं पढ़ने पड़ेगा और बार बार क्या है, उन क्वेश्चनों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करने हैं बेटा, ताकि क्वेश्चन याद रहे। तो जब आप एक बार ही रीड करो गद्यांश तभी आपका आंसर निकल जाए। तो देखिए हमारा एक आंसर बड़े पहली लाइन से ही निकल गया। क्या जी, उपरोक्त में गद्यांश कीमती किसे माना है, किसे माना है बेटा, समय को माना है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसे सुख के साथ जीवन गुजारा है। अब एक बात और आई थी कि किसने किसके साथ जीवन गुजारा है, सुख के साथ जीवन गुजारा है। और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद
हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए। देखो 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और आने वाला हमारे सामने। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड 100वें हिस्से से पद चूक गया है। तो किससे पूछिए? उस खिलाड़ी से पूछिए। ये बात भी आई थी कि कौन 100वें पद से जब वो पीछे रह जाता है तो उसकी कदर किसको होती है? खिलाड़ी को होती है। देखो 3 क्वेश्चन निकल गए हमारे। एक जो था हमारा कि इस गद्यांश में कीमती किसे माना गया? समय को, बहुत अच्छे से निकल गया। फिर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से वापस नहीं आता, इस संसार में जिन्हें समय कदर करती है क्या? उन्हें सुख के साथ, यानी जिसने भी समय की क्या कर ली बेटा? कदर कर ली, उसका जीवन क्या हो गया? सुख में हो गया। सुख के साथ उसने अपना समय गुजारा है। देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है ये हो चुका था। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट की विलंब से छूट जाती है। यानी अगर हम 1 मिनट के लिए भी अगर लेट हो गए तो हमारी रेलगाड़ी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी, क्योंकि वो समय की पाबंद है और समय पे चलेगी। ठीक है। फिर देखिए क्या करा। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से जाने पर विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता, कराया जाता। और छात्रों को तो समय का, देखिए छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कदर करके वे अपने जीवन का लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है। तो आप भी विद्यार्थी हो बेटा, समय की कदर करो। अगर समय रहते आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो आपका एक बार में ही निकल गया तो बहुत अच्छे से जल्दी, यानी कम समय में या जल्दी या कम उम्र में आप क्या है अपना कोर्स कंप्लीट कर पाओगे और आगे सीटेट के लिए बढ़ पाओगे। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमारा निकल गया, एक प्रश्न निकल गया। दूसरा देखिए, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? आप लोग बताइए। देखिए, जिसने दुनिया में खूब धन कमाया उसने सुख के साथ गुजारा। जिसने मीठी वाणी बोली क्या उसने किया? जिसने समय की कदर की क्या उसने किया? जिसने समय को बर्बाद किया क्या उसने सुख को के साथ अपना जीवन गुजारा? नहीं। अगर बेटा जिसने समय बर्बाद कर दिया तो उसका जीवन तो सुख में होगा ही नहीं, है ना। दुनिया में खूब धन कमाना ही सुख नहीं है बेटा। ठीक है। जिसने मीठी वाणी बोली वो भी सुख नहीं है। सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है बेटा? जिसने समय की कदर की है उसने अपना जीवन सुख में बिताया है बेटा। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना आसानी से निकल गया हमारा। आगे देखिए, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? सेकंड के 100वें हिस्से से पदक, यानी जो पद होता है वो कौन चूक जाता है? अभी हमने पढ़ा, खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पद गवा दिया हो, वह यात्री जिसने ट्रेन छूट गई है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा हमने क्या गद्यांश में दोनों लाइनें पढ़ी या नहीं? आप बताइए, आपका क्या आंसर रहेगा? आपका क्या आंसर रहेगा? देखिए मुझे पता है आप बहुत आसानी से दे पाओगे कि मैम आंसर तो यही रहेगा ना कि जिसने खिलाड़ी जो एक पद से पीछे रह गया है तो यानी वो हार गया, समय की कदर यानी नहीं हो पाई, वो जितनी लिमिट थी नहीं कर पाया तो वो पीछे रह गया। वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई, दोनों ही हो जाएंगे बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपका, छात्रों को समय की कदर करने से क्या लाभ? यानी जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी जो जीवन है, उनको समय की कदर करने से क्या लाभ मिलेगा, है ना। पढ़ी थी हमने ये लाइन गद्यांश में। तो देखिए वे स्वस्थ हो जाते हैं, है ना। फिर कह रहा वे मेधावी बन जाते हैं। फिर कह रहा वे सभी विषयों में 100% प्राप्त करते हैं। वे लोकप्रिय बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। बहुत प्यारे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आपको आते हैं। थोड़ा सा हमारा साथ आप लोगों को मिल जाए तो बड़े अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हो। ठीक है। देखिए क्या है, वे मेधावी बन जाते हैं। अगर विद्यार्थी लोग, यदि छात्र समय की कदर करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बेटा? वो मेधावी बन जाते हैं। ठीक है बेटा।
चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। हमने इस गद्यांश में पढ़ा क्या है बेटा, आप बताइए आप लोग मुझे, क्या पढ़ा है इस गद्यांश में। इस गद्यांश में हमने यही पढ़ा है कि मैम कि पूरे गद्यांश में हमें समय के बारे में बता रखा है और समय समय के पूरे गद्यांश में जिक्र कर रखा है, यानी समय का महत्व बता रखा है। तो पहला ऑप्शन आपका समय मूल्य है, दूसरा है बेटा जीवन का लक्ष्य, तीसरा है विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, फिर क्या है आपका अनुशासन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका समय का मूल्य, है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए ही नहीं, एक यात्री के लिए भी, एक खिलाड़ी के लिए भी तो रहेगा हमारा, इस वजह से आंसर ये कि समय का मूल्य, है ना। इसने तो कहा कि विद्यार्थी जीवन में समय का मूल्य, सिर्फ विद्यार्थी जीवन के लिए नहीं बता रखा है इस उपयुक्त गद्यांश में, इसमें तो एक खिलाड़ी के लिए भी बता रखा है ना, समझे, एक खिलाड़ी के लिए भी बता रखा है। ठीक है, और एक यात्री के लिए भी बता रखा है, तो क्या आ जाएगा आपका समय का मूल्य। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, देखते हैं 5 क्वेश्चन और हो गए। 5 हमारे क्या है आपकी व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से। छठा क्वेश्चन कह रहा है आपका हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं ये पूछा गया है, जो बहुत ही कॉमन है बेटा आप लोगों के लिए। कितने बेटा, 10 हैं, 11 हैं या 8 हैं या 14 हैं, कोशिश कीजिए बताने की। 10, 11, 8 या 14 कितने स्वर हैं। ठीक है, तो हमारे मूल स्वर हमारे कितने हो गए बेटा, ये 11 स्वर है हमारे। बी ऑप्शन जिसने दिया वो सही है, जैसे कि ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, है ना, ए, आई, ओ, है ना, और क्या आपका बेटा औ। इसके सहित आपके क्या हो जाएंगे बेटा, 11 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 क्या हो गए आपके, 11 स्वर हो गए बेटा। ठीक है, अब जो आप पढ़ते होगे कि मैम हमने तो अंग और अह भी पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था, अंग और अह भी पढ़ा था। तो बेटा जो अंग और अ हैं आपके, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनके सहित 13 होते हैं, और अगर इसने पूछा आपने 11 के हिसाब से है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो बेटा कितने हैं, 11। ठीक है बेटा, चलिए आगे। फिर कह रहा आपका कथन दे रखा, कथन का वर्ण विच्छेद कीजिए। एक शब्द दे रखा आपको, क्या, कथन, इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। एक बार नजर डालिए, क हलंत धन थ धन अ, धन न हलंत धन अ, क्या ये ठीक है। दूसरा है आपका क हलंत है, धन ए, धन न, धन, फिर क्या है आपका थ, फिर धन अ। धन का मतलब होता है बेटा जो ये प्लस प्लस हो रहे हैं ना, ये धन, इसे धन बोलते हैं हिंदी में। कि प्लस अनथ प्लस अ प्लस न प्लस अ, इसका तो कोई योग ही नहीं बेटा, बिल्कुल ही गलत है ना। अब नए नए शब्द इसमें ऐड कर रखे हैं। फिर दे रखा क प्लस अ प्लस थ प्लस अ प्लस न प्लस अ। ठीक है, तो बेटा आपका बिल्कुल सही होगा क्या, देखिए क्या, इसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है बेटा जब हम इसको कंप्यूटराइज करते हैं ना, तो हिंदी में थोड़ा सा एरर कर देते हैं, हो जाता है खुद ही। ठीक है, तो इसमें हलंत आएगा। एक बार जानिए बेटा क्या है, वर्ण विच्छेद कहते क्या है, जब कोई वर्ण होता है आपके पास और उसका विच्छेद करना यानी उसको तोड़ना। जब भी हम व्यंजन को तोड़ते हैं तो हर व्यंजन के अंदर ए छुपा होता है, अगर उसके अंदर हल्त नहीं लगा तो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से तोड़ के दिखाती हूँ। कथन को हम तोड़ेंगे क्या, क हलंत प्लस अ, क में से ए निकाल दिया तो हलंत लग गया बेटा आपका। फिर क्या आएगा आपका थ को हलंत लगाएंगे तो उसमें से ए निकाल देंगे बेटा। फिर धन क्या, न
न को हलंत लगाया तो क्या निकाल दिया बेटा हमने, ए निकाल दिया। ठीक है, आ गया समझ में। तो जो ऑप्शन ये सेंस दे रहा है वो बिल्कुल सही, तो ये आ रहा आपका फोर्थ, जिसका फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल सही। क को हलंत लगाओगे, क में से ए निकालोगे, फिर थे को हलंत लगाओगे, थे में से ए निकालोगे, फिर न को हलंत लगाओगे, फिर न में से ए निकालोगे। ऐसे तोड़ा जाएगा इसमें। यानी जो कोई भी आपको पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो उसका मतलब उसके अंदर ए छुपा हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए आगे। प्रिया की खालिस्तान बहुत अच्छी है। आपको ये रिक्त स्थान पूर्ति यानी रिक्त स्थान को भरना है बेटा। ये कह रहा है प्रिया की खालिस्तान बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है बताइए? मुस्कान, मुस्कान पाना, मुस्कुराहट, मुस्करा, क्या अच्छी है? तो क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी बताना। मुस्कान बोलते हैं, मुस्कान पाना बोलते हैं, मुस्कुराहट बोलते हैं, या मुस्कुरा बोलते हैं? तो प्रिया की क्या आ जाएगा? मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। जिसने दिया सी आंसर वो है बिल्कुल सही। क्या? प्रिया की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, ये आ जाएगा। मुस्कुराहट ही तो बोलते हैं हम। फिर आगे कह रहा है क्या क्या बताना है आपको, देखिए। वस्तु का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये कह रहा है कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, प्राणी हो, है ना, जिसका हम नाम ले देंगे, जिसको हम नाम दे देंगे, उसे क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम कहते हैं, या फिर संज्ञा कहते हैं, या फिर विशेषण कहते हैं, या फिर अव्यय कहते हैं? बताइए। किसी वस्तु, जो कोई भी वस्तु है उसको नाम दे दिया गया, यानी जैसे आप लोगों का भी नाम होगा, आप लोग व्यक्ति हो, व्यक्ति का भी कोई नाम दे दे, किसी वस्तु को कोई नाम दे दे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका सर्वनाम, सॉरी संज्ञा कहलाएगा, है ना। सर्वनाम नहीं कहलाएगा, विशेषण भी नहीं होगा, उसकी कोई विशेषता थोड़ी ना बताई है, अव्यय पद भी नहीं होगा, तो क्या होगा? आपका संज्ञा शब्द होगा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अगला है हमारा मैं स्कूल जाता हूं से सर्वनाम है। मैं स्कूल जाता हूं से सर्वनाम है। से सर्वनाम मतलब क्या कह रहा है? ये एक वाक्य आपको दे रखा है, मैं स्कूल जाता हूं, इसमें आप लोगों को क्या ढूंढना है? सर्वनाम शब्द ढूंढना है। अब आप ये कहोगे मैम हमें तो सर्वनाम पता ही नहीं क्या है ना, इसमें मैं है, स्कूल है, या जाता है, या हूं है। मैं स्कूल जाता हूं, तो पहले तो ये जानिए बेटा सर्वनाम होता क्या है। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैंने बोला राम, राम ने खाना खाया, फिर राम सोने चला गया, और ये न बोल के मैंने बोला राम ने खाना खाया, फिर वह सोने चला गया, है ना। तो राम की जगह पे मैंने वह यूज किया, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो यह, वह, वे, सब, उन्हें, तुम, तुम्हारा, आप, ये सब क्या है बेटा? आपके सर्वनाम है। इसमें दे रखा है मैं क्या है? आपका सर्वनाम है। इसने सर्वनाम पूछा है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आप लोगों के हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप ये ऐप खरीद सकते हो और बड़े अच्छे से डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी आप कर सकते हो। आपका फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो सकते हो बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को पता भी चला होगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन भी करके देखे होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है बेटा, तो सब खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, क्लास को हम बंद करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए।